Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 24th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 मार्च 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। तो यहाँ पे आप जैसे ही दीपक यादव एजुकेशन टाइप करोगे आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, मतलब कि वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिलता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिलते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कल हमारा क्या क्वेश्चन था। कल मैंने सभी लोगों से पूछा था बेलारूस की लोकेशन को, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा था, नीचे कमेंट भी कर रहा था। तो बेलारूस की लोकेशन को हम लोग पहले देख लेंगे मैप में कहाँ पर ये एग्जैक्टली लोकेटेड है, फिर उसके बाद आज का हम लोग अपना नया क्वेश्चन लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मैप के ऊपर। हाँ, तो कल बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि ये कौन सा ऐप है, तो आप लोग सिंपली जाकर प्ले स्टोर पर 3D अर्थ सर्च कर सकते हो, ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और ये डाउनलोड कर लेना। आपको एग्जैक्टली जो है लोकेशंस अच्छे से यहाँ पर मिल जाती हैं। ओके, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें बेलारूस को फाइंड करना है, कल का हमारा क्वेश्चन था, तो हम सर्च में बॉक्स में टाइप कर रहे हैं सबसे पहले बेलारूस, ठीक है, इसको सर्च करते हैं और आप देख पाओगे ये यूरोप के अंदर एक कंट्री है, ठीक है। तो हम पहले यूरोप की कंट्रीज को कवर कर रहे हैं, तो ये हो गया बेलारूस। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के कंपैरिजन में ये कहाँ पर है, ठीक है। तो आप देख पाओगे ये हो गया इंडिया, और इंडिया की कंपैरिजन में बेलारूस है यहाँ पर। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें बॉर्डर्स देखने हैं, किस किस से बॉर्डर्स शेयर करता है। इधर आ गया रशिया, लिथुएनिया, लातविया, पोलैंड और नीचे आ जाता है यूक्रेन, ठीक है। ये सभी कंट्रीज़ जो हैं बेलारूस से अपने बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो बेलारूस को हम लोग ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ बेलारूस बोलते हैं, एक लैंडलॉक कंट्री है। और सबसे पहले इसके बॉर्डर्स आप देख पाओगे, रशिया से शेयर करता है ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड से, यूक्रेन से टच करता है साउथ साइड से, पोलैंड से शेयर करता है वेस्ट साइड से, लिथुएनिया और लातविया से टच करता है नॉर्थ वेस्ट साइड से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी मैप में देखी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो करेंसी है यहाँ पर, तो बेलारूशियन रूबल यहाँ पे करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सी लैंग्वेज है, बेलारूशियन रशियन जो है यहाँ पे, ये दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये लोकेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आप लोगों को इसी तरीके से क्या करना है, आज का जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी, ठीक है। अब आपको जाकर देखना है जर्मनी को, ये भी यूरोप की कंट्री है, तो अच्छे से मैप में देखना, एग्जैक्टली लोकेशंस देखना, किस किस से बाउंड्रीज को शेयर करता है वो देखना, ठीक है, जिससे कि आपको मैप की क्लैरिटी भी होती रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर पर। अब देखो आज का सबसे पहला आर्टिकल आता है कोविड-19 के बारे में। तो आप लोगों को मालूम है जैसा कि डेली बेसिस पर कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी के लिए बताया गया है कि एज द केसेस राइजेस, जैसे कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो वैक्सीनेशन है हम लोग लगातार दे तो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करा जा रहा है, जो भी 45 साल के लोग हैं, 45 साल से प्लस जिनकी एज है, उनको वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। तो उसी के बारे में एक अपडेशन दिया है। अभी तक हम लोग किन किन लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं आप लोगों को मालूम होगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर कौन से हो गए, जिनकी एज 60 ईयर्स है, 60 साल की उम्र है, उनको वैक्सीनेशन मिल रहा है। अब 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिनकी उम्र 45 साल से प्लस है उनको भी यहाँ पर ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसके बारे में एक आइडिया रखना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको एक छोटा सा आइडिया ज़रूर रखना चाहिए। फ्रंट पेज का ये आर्टिकल है। नाउ आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो यूएनएचआरसी है, इसके अंदर वोटिंग चल रही थी। वोटिंग किसी को चल रही थी, श्रीलंका को लेकर इसके अंदर यूएनएचआरसी में वोटिंग चल रही थी। ये करा जा रहा था श्रीलंका के अंदर, आप लोगों को मैंने कल ही बताया था एक बार, यहाँ पर एक वॉर क्राइम करा गया था किसके अगेंस्ट, तमिलियंस के अगेंस्ट। जहाँ पे श्रीलंका के अंदर तमिलियंस रहते हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पे वॉर क्राइम किया गया था। अब जो है ये मुद्दा उठाया गया है यूएनएचआरसी के अंदर। अब यूएनएचआरसी ने कहा, अब वोटिंग करवाई गई है इसके अंदर, मतलब कि कितने मेंबर्स हैं यूएनएचआरसी के अंदर, अभी 47 मेंबर्स हैं, ठीक है।
अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ये बॉडी क्या है। तो जो 47 मेंबर्स हैं इनसे बोला कि आप वोट करो कि जो श्रीलंका है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं। ये जो केस हुआ है, ये जो वॉर क्राइम करवाया गया है तमिलियंस के ऊपर, ये पहले जो हुआ है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वोटिंग करवाई गई। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे आप कह सकते हो हाँ कहा है, 22 मेंबर्स ने हाँ कहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अपना ना हाँ ही कहा है ना कहा है। इंडिया एब्स्ट्रेन हो चुका है अपने डिसीजन से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो इंडिया ने अपना कोई जवाब नहीं दिया। कल हमने ये आर्टिकल पढ़ा था, बहुत सारे जो तमिलियन के लीडर्स हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर तमिलनाडु पड़ता है, वहाँ के जो लीडर्स हैं, उन्होंने बोला कि हाँ इंडिया को हाँ करना चाहिए, इंडिया को भी एक स्टेप उठाना चाहिए। लेकिन आप देख पाओगे तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ जाएंगे अगर हम लोग श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पे स्टेप मतलब एक तरीके से उठाते हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तब भी इंडिया ने ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन तब भी ये रिजोल्यूशन हो चुका है पास हो चुका है, क्योंकि 22 कंट्रीज़ ने बोला है कि हाँ बिल्कुल श्रीलंका को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो अब श्रीलंका को अपनी आर्मी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये था आर्टिकल। आई होप आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ हम लोग बात करते हैं ये यूएनएचआरसी के बारे में। तो ये क्या है बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये एक यूएन की बॉडी है जिसका मेन मकसद ये है कि जो आज के टाइम पर पूरे दुनिया के अंदर ह्यूमन है, सभी लोग पता है, तो ह्यूमन के राइट्स को प्रमोट करना, उनके हक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये बॉडी पूरे दुनिया के अंदर। और आज के टाइम पे बात करें तो इसके अंदर 47 मेंबर्स हैं। ठीक है, 3 साल के लिए आप कह सकते हो 3 साल की टर्म के लिए आते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसके बेसिस पर आने वाले टाइम पे एडिटोरियल भी आ सकता है कि हाँ इंडिया ने क्या करा है, क्या स्टेप उठाया है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। नाउ आते हैं नीचे वाले आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है अभी से ही जो होली आने वाली है, सभी को मालूम है बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं होली के बाद लगातार। तो उन फेस्टिवल्स पर पब्लिक गैदरिंग नहीं करी जाएगी दिल्ली के अंदर, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है। तो देख पाओगे नो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑन होली अदर फेस्टिवल्स, यानी कि जो होली आएगी, होली के बाद और भी कुछ फेस्टिवल्स आएंगे, शब बारात आएगा और नवरात्रि आएगी। ठीक है, यहाँ सब पर पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होगी, पब्लिक प्लेसेस पर भीड़ भाड़ नहीं होगी, पब्लिक ग्राउंड्स पर नहीं होगी, और आप कह सकते हो पार्क वगैरह में नहीं होगी, मार्केट, रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ कहीं भी पब्लिक गैदरिंग्स नहीं देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के केसेस दिल्ली के अंदर तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे अब जो केसेस हैं वो स्पीड पकड़ चुके हैं। पहले ये 700 केसेस निकल रहे थे डेली बेसिस पे, फिर 800, अब देख पाओगे पिछले 24 घंटे के अंदर 1000 से प्लस केसेस निकले हैं। तो अब यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे 1000 से प्लस जो है केसेस निकलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये स्टेप लिया है कि अब यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग नहीं देखी जाएगी। प्लस जो है अगर कोई बाहर से किसी दूसरे राज्य से आता है दिल्ली के अंदर और उस राज्य के अंदर कोविड की सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हालत है वहाँ पर, तो उसकी पहले टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी और वापस से ही सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, उसको क्वारंटीन के अंदर डाला जाएगा, 10 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो आप देख पाओगे यानी कहानी वापस से लौटती हुई नज़र आ रही है। केसेस पे बहुत तेज़ी से फोकस आप देख सकते हो कि मतलब तेज़ी से राइज ज़रूर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ और स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ जो है वापस से ये हम लोग को पहले वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है। डेली जो है इन्फेक्शन दिल्ली के अंदर वो क्रॉस कर चुके हैं 1000 को, तो उसी के बारे में बताया गया है। और अगर हम बात करें साल 2021 की, ध्यान से सुनना, ये साल 2021 की बात कर रहा हूँ, तो 2021 में इतने केस निकल ही नहीं रहे थे, अभी हाल ही में इतने चालू हुए हैं और अब स्पीड पकड़ चुके हैं। तो इस साल आप देख पाओगे एक दिन के अंदर 1000 केस निकल कर आए हैं दिल्ली के अंदर, और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जल्दी से स्टेप नहीं लिया तो हम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम पे। उसके बाद कल मैंने ये आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया था कि दिल्ली के अंदर एक जो है स्टेप उठाया गया है। वो क्या स्टेप उठाया गया है, जो ड्रिंकिंग की एज है, यानी कि जो अल्कोहल ड्रिंकिंग की एज है, वो पहले 25 ईयर हुआ करती थी, यानी 25 साल के हो तभी आप जो है वहाँ पे लिकर वगैरह पी सकते हो। ठीक है, मिनिमम एज इतनी हुआ करती थी, लेकिन इस एज को कल मैंने बताया था रिड्यूस कर दिया गया है, 21 साल कर दिया गया है। ठीक है, 21 साल कर दिया गया है दिल्ली के द्वारा। नाउ स्टेप क्या उठाया गया, अब इस चीज़ को ना अपोज करा बीजेपी ने इस चीज़ को अपोज करा, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे स्टेप उठाया गया है कि देखो जो आप कह सकते हो आम आदमी पार्टी है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हो गया हमारे लिए, आप देख पाओगे थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो गया, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हमारे लिए नहीं भी हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे इसके ऊपर एडिटोरियल ज़रूर आप देख पाओगे। ठीक है, तो उसी की वजह से आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, तो जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख पाओगे जो दूसरी पार्टी है यहाँ पर, जो आप कह सकते हो जो कि आज के टाइम पर दिल्ली के अंदर है,
तो फिर वो एक तरीके से अटैक कर रही है, वो एक तरीके से अपोज कर रही है इस चीज़ को, बोल रही है कि बीजेपी ने अपनी जो जहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, आप देख पाओगे जैसे यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ सब पे तो एज 21 ही है। और दिल्ली का जो ये स्टेप उठाया दिल्ली ने, दिल्ली को अपोज करा जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आप देख पाओगे बीजेपी गोवा पे पिछले 15 साल से राज कर रहा है, लेकिन उसमें अगर हम बात करें वहाँ पर जो मिनिमम ड्रिंकिंग लिकर की एज है वो है 18 ईयर्स, 18 साल है। तो उस चीज़ को देखते हुए बताया गया है। और यहाँ पे जो आज का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो, जो ये आम आदमी पार्टी है, इन्होंने चैलेंज किया एक तरीके से बीजेपी को, क्या चैलेंज किया कि अगर आप लोग क्या करो, जो ये वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे आपने 21 ईयर कर रखी है, अगर यहाँ पे आप 25 साल कर दो कि हाँ जो मिनिमम एज है लिकर पीने की वो 25 साल है, तो फिर दिल्ली के अंदर आप कह सकते हो क्या कर दिया जाएगा, 30 साल कर दिया जाएगा, ठीक है। दिल्ली के अंदर 30 साल कर दिया जाएगा, एक तरीके से ये चैलेंज दिया गया है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तरीके से वही चीज़ को लेकर बात हो रही है, एज लिमिट को लेकर। फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर क्या एज कर दी गई है ये आपको ध्यान रखना है, 25 से 21 साल कर दी गई है फॉर दी ड्रिंकिंग ऑफ लिकर, ठीक है। चलो, मिनिमम ड्रिंकिंग एज करी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले भी हैं। तो अभी हाल ही में आप लोग को मालूम होगा GNCTD बिल को पास करा गया है। ये क्या है? गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। अब यहाँ पे इसको पास कर दिया गया, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो हम लोग पिछले 2 दिन से इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, तो फिलहाल अभी भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आगे एडिटोरियल पर ये आर्टिकल आया है, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या हो रहा है बेसिकली। तो फिलहाल यहाँ पर उसको एडिटोरियल पे पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, तब आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। ओके, नाउ चलते हैं आगे की तरफ। नाउ आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो आप लोग देख पाओगे क्या क्या आर्टिकल्स हैं। पहली बात आप ध्यान रखो, आने अभी जो है थोड़े टाइम बाद इलेक्शंस होने वाले हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और बहुत सारी जगह पर इलेक्शंस होंगे। अब जब ये इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं कि भाई देखो, आपको मालूम है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वादा करती हैं पहले से ही कि हाँ इलेक्शन आते हैं तो ये करेंगे वो करेंगे, तो ज़्यादातर आर्टिकल वही प्रिंटेड हो रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हमें यही आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे और ज़्यादा क्लियर हम लोग पास आएंगे, और भी ज़्यादा आर्टिकल ये पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड मिलने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या बात करी जा रही है, जो सेंटर है, सेंटर के द्वारा बोला गया है जो फॉरेनर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर द CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द रूल्स आर नोटिफाइड, ठीक है। अब क्या होगा, जब रूल्स ये नोटिफाई कर दिए जाएंगे, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन कब? जब हम लोग यहाँ पर CAA के जितने भी रूल्स हैं वो नोटिफाई करेंगे। एक तरीके से रूल्स अभी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करे गए, ठीक है। जब वो आ जाएंगे अच्छी तरीके से, रूल्स हम लोग नोटिफाई कर देंगे, देन उसके बाद ये सारे स्टेप उठा पाएंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे क्या लिखा हुआ है, फॉरेनर्स में सबमिट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर दी आफ्टर अप्रोप्रिएट रूल्स आर नोटिफाइड। अभी तक रूल्स अच्छी तरीके से नोटिफाई नहीं करे गए हैं, जैसे ही रूल्स आ जाते हैं देन उसके बाद यहाँ पर फॉरेनर्स भी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे आर्टिकल के अंदर दम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया ज़रूर रखना, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स मैंने ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, उस पर एक छोटा सा आइडिया रखा करो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, अगेन जो है मैं कह रहा हूँ ना, इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन की वजह से पहले से वादा करा जा रहा है। तो जो है आप देख पाओगे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अभी आज के टाइम पर बीजेपी पार्टी है उसके द्वारा ये बोला गया है कि हम लोग 2 लाख करोड़ तक का यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, कहाँ पर? सुंदरबंस के ऊपर, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन पे हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, ताकि डेवलपमेंट करा जाए उस वाले एरिया में। तो अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को जो है, ये मैंने आर्टिकल क्यों कवर किया है, क्योंकि आप लोगों को सुंदरबंस के बारे में पढ़ना है। तो आपको सुंदरबंस के बारे में ज़रूर लिखना है, क्या लोकेशन, वहाँ के अंदर क्या फ्लोरा और क्या फोना मिलता है, ठीक है। फ्लोरा फोना क्या होता है आप लोग को सर्च करना है, दोनों के दोनों, ठीक है। सुंदरबंस के अंदर क्या क्या फ्लोरा है, क्या क्या फोना हम लोग को देखने को मिलता है, अच्छे से जो है इसके बारे में पढ़ो, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो, कुछ नया ज़रूर सीखोगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस वाले पर। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है, उनके द्वारा बोला गया जो इंडिया है आज के टाइम पर काफ़ी मजबूत रह चुका है। अगर हम बात करें, कोविड-19 पैंडमिक आया, पैंडमिक के आने के बावजूद भी यहाँ पे इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्गर रहा है, काफ़ी अर्थक्वेक देखने को मिले, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन्स देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी कंट्री जो है हमारी स्ट्रॉन्गर रही है। उस ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नाउ पेज नंबर 12 पर आओगे तो आप यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात क्या करी गई है, 81% पॉजिटिव सैंपल्स देखने को मिले हैं पंजाब के अंदर, लेकिन ये कौन से सैंपल्स हैं, ये हैं यूके स्ट्रेन के अंदर। अभी आप लोग को मालूम होगा हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के अंदर
कोविड-19 का जो वायरस था, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, जो कोविड-19 वायरस था, इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, बदलाव हो गया था। और यहाँ पर ये जो वेरिएंट है, ये एक नया वेरिएंट बन गया था, और ये जो नया वेरिएंट है वो 70% से 70% से और ज़्यादा डेंजरस हो गया था, ठीक है। तो वही वाला जो केसेस हैं, 81% तक जो पॉजिटिव सैंपल है पंजाब के अंदर, वो यूके वाले वायरस के ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कहोगे कि ये कौन सा वायरस था, तो ये जो यूके का स्ट्रेन है उसको हम लोग यूके का वेरिएंट बोलते हैं, B.1.1.7 करके यहाँ पर इस वेरिएंट का नाम है। तो आप ध्यान रखना। अब इसमें कहाँ पे बदलाव हुआ था, तो आपको एक और क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी आप लोग कोरोना वायरस की पिक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो है इसकी पिक्चर नज़र आती है ना, आप लोग अगर गूगल पर सर्च करोगे तो अब जो बदलाव हुआ था यूके के अंदर, वो पता है इसके स्पाइक्स के अंदर बदलाव हुआ था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिक्चर है, तो जो इसके स्पाइक्स है ना, ये ऊपर वाले, इसके अंदर ही चेंज हुआ था, ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया था और 70% से और ज़्यादा डेंजरस हो गया है वायरस, ठीक है, जो यूके के अंदर है। तो इसको हम लोग यूके का वेरिएंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए यूके का वेरिएंट कौन सा है, तो B.1.1.7 करके उस वेरिएंट का नाम है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। यही वाले पॉजिटिव सैंपल्स देखने को मिल रहे हैं पंजाब के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वैक्सीनेशन के बारे में। तो अब तक हम लोग लगभग 5 करोड़ तक के क्रॉस कर चुके हैं। 5 करोड़ लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कर चुके हैं, वैक्सीन दे चुके हैं। उसमें से हम लोग फर्स्ट डोज सेकंड डोज के बेसिस पर बताया जा रहा है। पहली डोज हम लोग ऑब्वियसली बात है ज़्यादा दे रखी है हम लोगों ने, सेकेंड डोज हम लोगों ने अभी कम दी है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे क्या बात करी गई है, अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम है हमारी सरकार के द्वारा IT रूल लाए गए थे, ठीक है। IT रूल कौन सा लाया गया था, तो इसका आप कह सकते हो नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। ये पूरा का पूरा इसका रूल का नाम है। आपको रट लेना है नाम, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अभी क्या था, देखो अब ये जब ये रूल लाया गया, ये रूल बेसिकली लाया क्यों गया था, जो कि सोशल मीडिया हो गए या फिर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनके ऊपर जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए। सोशल मीडिया पर कोई फेक न्यूज़ ना फैलाई जाए, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए। OTT प्लेटफॉर्म्स पर कोई सेक्सुअल कंटेंट ना फैलाया जाए, उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ये रूल्स लाए गए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके खिलाफ यहाँ पर हम लोग ये रूल इस्तेमाल करके ये हटवा देंगे चीज़ें, ठीक है, स्टेप उठाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि देखो बहुत सारे लोग जो हैं इसको आप कह सकते हो प्ली लेकर आए कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कंटेंट का। ऐसी बहुत सारी कंपनीज वगैरह आ रही थी बार बार अपनी प्लीज़ लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी जितनी भी प्ली आ रही हैं उन सबको स्टे कर दिया जाएगा, सबको रोक दिया जाएगा, ठीक है, सबको रोक दिया जाएगा। मतलब किसी की भी अभी प्ली एक्सेप्ट नहीं करी जा रही है। अब क्या होगा, मतलब क्या है कि जो बाकी पहले वाली कंपनीज़ हैं, ठीक है, अभी जिनके खिलाफ मान लो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो OTT प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो अब क्या हो रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म्स एक तरीके से प्ले कर रहे हैं, केस उठा रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये जो कंटेंट है इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए इस रूल से। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको रोक दिया है, कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मिनिस्ट्री हैं किसके, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के, इनके द्वारा यहाँ पर अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट करा जा रहा है। और मतलब कि उधर से वो लोग प्ली कर रहे हैं, इधर से काउंटर एफिडेविट करा जा रहा है, और इनके द्वारा बोला गया जो ये रूल है ये बेस्ट रूल होने वाले हैं। और आपको एक तरीके से जो है जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे उसे OTT प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर जो कंटेंट है उसको अच्छी तरीके से चेक करा जाएगा। इससे बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है, क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे उस पर रियलिटी में सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एज ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर कंटेंट को डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है जो क्लासिफिकेशन है वो अब क्या, जो कंटेंट की होगी क्लासिफिकेशन वो एज ग्रुप के ऊपर होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल जो भी प्ली कर रहा है हाई कोर्ट्स के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सब पे स्टे कर दिया है, सब पे रोक लगा दी है, ठीक है। अभी यहाँ पर किसी चीज़ की भी सुनवाई नहीं होने वाली। नेक्स्ट आते हैं, आप देख पाओगे यहाँ पर क्या बात करी गई है, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा बोला गया। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, हनीफ अतमर। इनके द्वारा बोला गया जो दिल्ली है उसको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को लेकर। तो अफगानिस्तान में क्यों शांति बनाने में लगे पड़े हैं सब लोग, तो एक छोटा सा मैं आइडिया देता हूँ, ज़्यादा यहाँ पे आपको कवर नहीं करना। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ तालिबान है, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अफगान गवर्नमेंट है और जो तालिबान है, इन दोनों के बीच में जहाँ अफगानिस्तान के अंदर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तालिबान चाहता है कि हमारा राज होना चाहिए, अफगान गवर्नमेंट चाहती है हमारा राज होना चाहिए, ठीक है। तो इस बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, तो बहुत सारे लोग मरते रहते हैं। तालिबान भी बहुत सारे लोग मार चुका है अफगान सरकार के, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट
अच्छे से रिजॉल्व करने के लिए, यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में आ चुकी हैं। यूएस जो है पूरी तरह से लगा पड़ा है। यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज़ को शामिल कर लिया है कि हाँ अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाई जा सके, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल कोई एक तरीके से सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है। तो दूसरी तरफ जो अफगान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया को जो है इसके अंदर बिगेस्ट रोल प्ले करना चाहिए, और हम लोग समझते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पर जो है शांति बना सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 11-12 आप देख पाओगे, ये सब जो भी एडवर्टीजमेंट है ये आपको नहीं कवर करने। नाउ आएंगे पेज नंबर 15 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करी गई है म्यांमार के बारे में, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। म्यांमार के बारे में सभी को रट गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे म्यांमार के बारे में कवर कर ही रहे हैं। हुआ क्या है, 1 फरवरी को म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू देखने को मिला है, यानी कि वहाँ पे जो पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, उसको वहाँ की जो मिलिट्री है, म्यांमार की मिलिट्री है, उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को हटा दिया और वहाँ पे मिलिट्री का राज चल रहा है अभी के टाइम पर म्यांमार में। लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसी के चक्कर में आपस में जो मिलिट्री है और जो प्रोटेस्टर हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। आप देख पाओगे लगभग 260 डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स की डेथ हो चुकी है इस प्रोटेस्टिंग को लेकर, ठीक है, क्योंकि लोग नहीं चाहते यहाँ पर ये मिलिट्री रूल आए, मिलिट्री की गवर्नमेंट आए। लोग चाहते हैं वापस से जो पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी वही पार्टी वापस से आ जाए, और लोग चाहते हैं कि वापस से उनका लीडर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप देख पाओगे यहाँ पर बात करी गई, चाइना और रशिया जो है मिलकर नया सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म की तरफ काम कर रहे हैं। यानी ये लोग आपस में, चाइना और रशिया मिलकर एक सेटअप कर रहे हैं न्यू सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म, जैसा हमारा क्वाड वाला हो गया, ठीक है, क्वाड, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी दोनों मिलकर काम करने वाली हैं कंट्रीज़। अब बेसिकली क्यों कर रही हैं, इन दोनों को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है आज के टाइम पर। आप देख पाओगे यूएसए भी बहुत ही अगेंस्ट में है, ठीक है, यूएसए रशिया के आज के टाइम पर अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप देख पाओगे इंडिया की चाइना से रिलेशन ख़राब है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो है ना, चाइना और जो रशिया मिलकर आपस में एक तरीके से ग्रुपिंग कर रहे हैं, एक नया सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिससे बाकी कंट्रीज़ को टैकल कर पाएंगे। खासकर ये लोग यूएस को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, किसको, यूएस को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। और इसके बारे में, इसके पहले एक चीज़ और मेंशन करी गई है, अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम होगा अलास्का के अंदर चाइना की मीटिंग हुई थी, यूएस और चाइना का समिट भी हुआ था, और उससे पहले अभी क्वाड की मीटिंग भी हुई थी। तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है, और इन दोनों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसके बारे में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि ध्यान रखना क्या क्या बातचीत करी गई थी, ठीक है। क्वाड समिट के अंदर क्या बातचीत करी गई थी, मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, और यूएस चाइना समिट के अंदर क्या क्या बातचीत करी गई है ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ध्यान रखना इसके बारे में। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी जा रही है, श्रीलंका ने सिक्योर कर लिया है $1.5 बिलियन का चाइनीज़ लोन, यानी चाइना ने लोन प्रोवाइड करवा दिया है फिर से भाई। अब यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना ने श्रीलंका और चाइना ने मिलकर साइन किया है $1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप डील। अब यहाँ पे श्रीलंका में ये लोन आ रहा है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो जो चाइना ये एक तरीके से अपना जो है कंट्रोल पूरा प्राप्त करना चाहता है। आप देख पाओगे ना, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं, चाइना की हरकत ही यही है। चाइना क्या करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को लोन दे देता है, भर भर के लोन दे देता है, और इतना लोन दे देता है कि जो कंट्री है उसको लोन चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल सबसे बड़ा हो गया, आज पाकिस्तान पूरी तरह से लोन के अंदर डूबा पड़ा है, और चाइना ने पूरी तरह से लोन, आप कह सकते हो, उसको दे रखा है। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, ठीक है। ये काफ़ी बार एडिटोरियल भी आया है, ठीक है। डेट ट्रैप डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार पढ़ा भी रखा है। डेट ट्रैप बोलते हैं, ये चाइना का डेट ट्रैप बोला जाता है, यानी कि लोन दे देगा पहले भर भर के, फिर उसके बाद वो कंट्री चुका नहीं पाएगी लोन, तो उसके बाद वहाँ पे उस कंट्री को कंट्रोल करना चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब पैसा नहीं चुका पाएगी तो जब ये चाइना बोलेगा इससे जो कर, तो वही यहाँ पर ये कंट्री करती हुई नजर आती है। तो आप देख पाओगे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशियन नेशन में वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से ग्रो हो रहा है। एक तो चाइना का पहला सा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक ग्रोथ देखने को मिलती है। आप देख पाओगे तो आधा तो उसने उसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रखी है। तो इस तरीके के स्टेप उठाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो डेट ट्रैप के बारे में आपको मैं बताना चाहता था, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 16 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करता है जीएसटी के बारे में। फिलहाल अभी यहाँ पर अभी देखो हाल ही में क्या बातचीत कर रही थी कि बातचीत क्या करी जा रही थी, जो फ्यूल है, पेट्रोल है, उसको जीएसटी के अंडर में ले आना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि आने वाले टाइम पर जो जीएसटी काउंसिल हो गई, अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक बैठती है
तो क्या होगा, अगर यहाँ पे स्टेट्स यानी राज्यों की डिमांड आती है कि हाँ भाई फ्यूल को, जो पेट्रोल वगैरह हैं, जो फ्यूल्स हैं, उनको जीएसटी के अंडर में ले आया जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर में ले आया जाए, तो फिर हो गया, चलो काम हो गया, रेडी टू डिस्कस, यानी कि जो सरकार है वो रेडी हो जाएगी डिस्कस करने के लिए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश ये करी जाएगी आने वाले टाइम पे, अगर जीएसटी काउंसिल होती है तो फिर क्या होगा, सारे डिसीजन लिए जाएंगे और ये जो जीएसटी के अंडर यहाँ पे फ्यूल लाने की बात करी जाएगी। ओके, आने वाले टाइम पे हम लोग ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अभी यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेट्स जो है, स्टेट्स को मिलने वाला है, राज्य सरकार को मिलेगा कम से कम 30,000 करोड़ रुपए इन द जीएसटी ड्यूज, यानी कि अभी आप लोगों को मालूम है क्या है ना, सेंटर जो है, सेंटर पे करेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि ये जीएसटी कंपोजिशन है, जब जीएसटी लाई गई थी तभी डिसाइड करा गया था कि हाँ सेंटर को, यानी कि जो केंद्र सरकार है, सॉरी जो राज्य सरकार है, उनको इतना इतना कंपनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि उस समय ना जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो तैयार नहीं हो रही थी जीएसटी लाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, तो हो चुके थे, अब तो जीएसटी इंप्लीमेंट हुए भी 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो आप यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है कि जो सेंटर है वो रिलीज़ कर रही है इस साल, अब इस महीने देखने को मिलेगा 30,000 करोड़ रुपए यहाँ पर रिलीज़ करेगी स्टेट्स के लिए। और अभी आप देख पाओगे कितना पेंडिंग है, अभी अमाउंट पेंडिंग, यहाँ पेंडिंग भी बताया गया, जो पेंडिंग कंपनसेशन है स्टेट्स के लिए साल 2020-21 का, वो है 77,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये पेंडिंग अमाउंट है, लेकिन उसमें से हम लोग अभी जो है क्या, जो सेंटर है वो जल्दी रिलीज़ करेगा 30,000 करोड़। ठीक है, नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। नाउ यहाँ पे पेज नंबर 9 पे आप देख पाओगे 3 एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल अगेन बात करता है जो कि अभी एनसीटी बिल पास करा गया है दिल्ली के अंदर, उसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जो हमने पॉइंट्स निकाल रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही आर्टिकल बार बार यही सारी चीज़ें मेंशन करी जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है क्या, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये एक तरीके से जो है इंट्रोड्यूस करा गया था, अब फिलहाल जो है इस बिल को पास कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले हमारे पास एक बिल हुआ करता था, वो बिल था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। तो ये जो हमने नया वाला बिल पास किया है, वो उस बिल के अंदर हम लोगों ने बदलाव किए हैं। ये जो पहले वाला बिल हुआ करता था, अब यहाँ पे उसके अंदर जो पहले बातें लिखी हुई थी वो हमने चेंज करके नए वाले बिल के अंदर डाल दी है, यानी अब हमने काफ़ी कुछ बदलाव करा है इस बिल के अंदर। तो आप लोग देख पाओगे मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है इस बिल का कि जो आज के टाइम पर आप देख पाओगे दिल्ली के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चलो ठीक है, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ा दिया गया है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जब नया बिल पास करा गया है उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इंक्रीज कर दिया गया है। तो आप देख पाओगे की पॉइंट्स क्या है, पहले अब यहाँ पर आप देख पाओगे सिंपल, इस बिल के अंदर सीधा सीधा बोल दिया है गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नमेंट टू मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। सबसे पहले तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा, डिस्क्रिशनरी मतलब जो ऑप्शनल पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगर कोई भी दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, सबको मालूम है, तो जहाँ पे कानून वगैरह बनाए जाएंगे, अगर जो है दिल्ली कानून वगैरह बनाएगी तो उसके अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी अपना मैटर करेंगे अब की बार। अब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का इतना बड़ा रोल नहीं था, अब फिलहाल यहाँ पे इतना बड़ा रोल हो गया है। तो आप देख पाओगे अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा या फिर दिल्ली कैबिनेट के द्वारा, कोई भी स्टेप लिया जाएगा तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन होना भी अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये चीज़ नहीं थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहले अलग रख रखा था इन सब चीज़ों से, नाउ इस बिल के अंदर अब यहाँ पे ये पावर्स दे दी गई हैं, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इन सब चीज़ों के अंदर इंक्लूड रहेगा। अब यहाँ पे एक तरीके से जो सरकार है, जो सरकार वहाँ की डिसीजन लेगी उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आता है इसकी तरफ। तो आप देख पाओगे ये काफ़ी आपके तो सैड तरीके से यहाँ पे आर्टिकल है, काफ़ी दुख होगा आप लोगों को भी सुनकर। तो बेसिकली यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है विष्णु तिवारी। अब विष्णु तिवारी, ये केस एक तरीके से ये केस हुआ था, ये मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, काफ़ी टाइम बाद द हिंदू ने इसको कवर किया है। तो जो विष्णु तिवारी हैं इनकी एज हो गई 43 आज के टाइम पर। आप इनका पिक्चर देख सकते हो, जब आप टाइप करोगे ना विष्णु तिवारी केस तो आपको गूगल में पिक्चर मिल जाएगी। मैं जल्दी जल्दी में लगाना भूल गया, ठीक है, हाईलाइट करने के चक्कर में भूल गया ना। अगर हम बात करें तो ये पर्सनैलिटी हैं और इनको आप कह सकते हो जब ये 21 साल के थे, मे भी शायद 23 साल के थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था रेप के केस में। ठीक है, इनके ऊपर रेप के चार्जेस लग गए थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद आप देख पाओगे, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, रेप के चार्जेस लगे हैं बस, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और 20 साल से ये जेल में है। अब 20 साल से जेल में थे तो अभी हाल ही में इनको रिलीज़ करा गया है जब इनकी एज हो गई है 43, यानी 20 साल बाद इनको रिलीज़ करा गया है। और पता है सबसे दुख वाली बात क्या है, जो वो चार्जेस थे ना रेप के, वो बिल्कुल गलत थे, वो सही थे ही नहीं।
ठीक है। तो आप देख पाओगे इनकी एज थी अब के टाइम पर 43 एज हो चुकी है, मतलब इन्होंने 20 साल अपनी ज़िंदगी जेल के अंदर निकाल दी है। इससे क्या होता है, आज के टाइम पर देखोगे हमारा लीगल सिस्टम कितना बेकार तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो आप देख पाओगे कि इनके ऊपर रेप चार्जेस लगाए गए थे और काफ़ी टाइम तक ये जेल के अंदर रहे। मैंने आपको बताया कितना कितना टाइम रहे। अब देखो इतनी ज़्यादा दुखद घटना ये हुई है कि देखो इनकी माता थी नहीं, ठीक है, इनके सिर्फ फादर थे और 2 भाई थे, और दोनों भाई जो है छोटे थे। अब यहाँ पे विष्णु तिवारी जी सबसे बड़े थे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो फादर इनके जेल में आया करते थे मिलने, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि फादर 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, फिर महीने भर तक नहीं आए। बाद में पता चला इनके फादर का देहांत हो गया। फिर उसके बाद पता चला इनके भाइयों का भी देहांत हो गया। आप देख पाओगे इनकी ज़िंदगी ऐसी निकल गई, जेल के अंदर ही इनके फैमिलीज़ वालों का, सबका जो है फैमिली मेम्बर सबका देहांत हो गया इसी टेंशन में कि हाँ यार, मतलब कुछ करा भी नहीं है और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। पूरी ज़िंदगी जो है उस पर्सन की जेल में निकल गई। 23 साल से 43 साल बहुत मैटर करता है, ठीक है। और इनफैक्ट ये देख पाओगे ये जो इनका मतलब बहुत ही सही तरीके से इनका रहना सहना था और जेल अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इनसे आप कह सकते हो खुश थी। तो इनफैक्ट ये जो इनके द्वारा अपील पहले भी करी गई थी कि हाँ भाई एक बार केस को देखा जाए, लेकिन वो अपील एक्सेप्ट ही नहीं करी गई। लेकिन उसके बाद भी जब इतना टाइम हो गया, इनके घर वालों की भी डेथ हो गई, तो क्या हुआ, जेल अथॉरिटीज़ ने अपील करा। जेल अथॉरिटीज़ ने हाई कोर्ट में अपील करा कि हाँ भाई, रिक्वेस्ट करा हाई कोर्ट में कि हाँ भाई यहाँ पर मिस्टर तिवारी का एक केस उठाया जाए। तो आप देख पाओगे ये केस वापस से फिर उठाया गया और जब इसमें जांच पड़ताल दोबारा से करी गई तो ये पता चला कि भाई यहाँ पर अभी हाल ही में कि ये बंदा निर्दोष है। ये बंदा निर्दोष है क्योंकि बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लाई गई और मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया कि एक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है और ये बंदे ने रेप करा ही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया, ठीक है। तो आप देख पाओगे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे उंगली क्या उठती है हमारे डेजिग्नेशन सिस्टम के ऊपर। आज के टाइम पर देखोगे तो जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से आप कह सकते हो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। और पहली बात, अगर हम बात करें जो ये केस हुआ है अभी, इनमें इनके लॉयर की भी बहुत बड़ी गलती थी। लॉयर ने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी थी और दूसरी बात, लॉयर को इंटरेस्ट ही नहीं था इनका केस लड़ने के लिए। आप देख पाओगे मिस्टर तिवारी के लॉयर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ये केस को परस्यू करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहली बात तो जस्टिस सिस्टम को तो यहाँ पे फोकस देना चाहिए था, कोर्ट के ऊपर, कोर्ट को तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान देना चाहिए था। अगर इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम को, यानी अगर कोई जस्टिस सिस्टम अच्छा होना चाहिए तो फिर उसको ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उसको अपने आप ही मजबूत होना पड़ेगा, अपने आप ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो चीज़ हुआ, स्टेट ने भी जो भी यहाँ पर कोर्ट में पहुंचा मामला, वो सुनवाई करके उनको जेल में डाल दिया और आप देख पाओगे पूरी ज़िंदगी जो है यहाँ पर निकल चुकी है। तो बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर जस्टिस सिस्टम को टारगेट करा जा रहा है। प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप लोग इंप्लीमेंट करो सब चीज़ों को। और दूसरी बात, एक एक्यूज पर्सन है तो उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाए, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है वाकई में ऐसा कुछ है, यानी केस चल रहा है तो सबसे पहले उसको निपटाने की कोशिश करो। आज के टाइम पर ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं, वरना उनमें से आधे से ज़्यादा अभी एक केसेस ये निकला है और भी लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ ऐसी बर्बाद हो गई है। तो आप देख पाओगे इस बंदे को तो पता ही है कि हाँ भाई मैंने कुछ नहीं किया है, उसके बाद भी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे आज के कार्टून पिक्चर क्या बात करता है। कार्टून पिक्चर के अंदर बताया गया है कि आज के टाइम पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो थोड़ा सा ऊंचा पद दे दिया गया है उनको सीएम से, ठीक है। दिल्ली के अंदर मैंने अभी आपको बताया जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनसे ऊंचा ही पद मिल चुका है अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ा दिया गया है तो ऊंची चेयर दे दी गई है, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है इस कार्टून पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। बात करी जा रही है इंडिया और ताइवान के टाइज के ऊपर। इंडिया और ताइवान के रिलेशन जो है आने वाले टाइम पे इंप्रूव हो सकते हैं और अगर हम बात करें अच्छे रहे भी हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं इंडिया ताइवान की, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं। एक पिक्चर मैंने मॉर्निंग में शेयर किया था, आप देख पाओगे यह है इंडिया। इंडिया की कंपैरिजन में ताइवान आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इधर हो गया चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे ताइवान है, इससे हम रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं अपने। अब देखो है क्या बेसिकली बात, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। देखो हुआ क्या है, हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 साल, हमारी इंडिया ताइवान की पार्टनरशिप को हम 25 साल हो चुके हैं, तो इनकी 25 साल की पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करा जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि हम काफ़ी सेक्टर में अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे हमको ये सारी चीज़ें वापस से रिव्यू करनी पड़ेंगी, वापस से हम लोगों को ग्रो करना पड़ेगा। यहाँ से शुरू होता है आर्टिकल। अब यहाँ पे क्या बोला जाए, इंडिया ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कोविड-19 से लड़ाई करी है, कोविड-19 के खिलाफ काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ता हुआ आया है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम बात करें, ताइवान ने भी पैंडेमिक को काफ़ी बढ़िया से कंट्रोल किया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर सपोर्ट किया है ताइवान ने, इनफैक्ट कोविड-19 के टाइम पर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आज के टाइम पर भारत को ज़रूरत भी है कि हम लोग किसी ऐसी कंट्री से कोऑपरेट करें जो कि दूसरे कंट्री की मदद कर सके, और ताइवान बहुत ही परफेक्ट कंट्री है।
इंडिया और ताइवान ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुके हैं बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, लेकिन आने वाले टाइम पे हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग हेल्थ केयर कोऑपरेशन के अंदर टाई करें। ठीक है, हेल्थ केयर कोऑपरेशन के अंदर रिलेशन अपने बढ़ाएं। तो ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि ज़रूरत है हम लोग को अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ताइवान के साथ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एयर क्वालिटी की, तो इंडिया के अंदर एयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न दिया जाता है किस चीज़ को लेकर, आप लोगों को मालूम होगा कि स्टबल बर्निंग जो होती है, ठीक है, उसको भी एक बहुत बड़ा रीज़न दिया गया है। स्टबल बर्निंग की वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है। दूसरी तरफ ताइवान की अगर हम बात करें तो ताइवान बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एयर पोल्यूशन को टैकल करता है। उसके पास बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू वो एयर पोल्यूशन को, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको कन्वर्ट कर देता है वो एनवायरमेंटल बेनिफिशियल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हम लोग ले सकते हैं और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। यानी कि भारत काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकता है अगर भारत के पास ये टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ जाएँ तो। उसके साथ जो ताइवान और इंडिया है, ये आपस में मिलकर इनको रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि इसमें भी ताइवान बढ़िया है। उसके बाद इकोनॉमिक टाइज के ऊपर हमें थोड़ा सा और जो है अपनी जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। यानी कि ट्रेड वगैरह, व्यापार हमारा काफ़ी बढ़िया चलता है, लेकिन हमें अभी भी व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना है। ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ बढ़िया है उसको और बढ़िया करना ही है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और ताइवान के बीच में पहले भी बायलैटरल ट्रेड हो चुका है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है साल 2018 के अंदर। उसके बाद आप देख पाओगे जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो तब कम से कम 200 ताइवानीज कंपनीज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल, मशीन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर। तो इस रिलेशन को हमें आगे लेकर चलना है, थोड़ा सा और ग्रो करना है। तो आज के टाइम पर पॉलिसी मेकर की ज़रूरत यह है कि हम लोग और ज़्यादा बेटर कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें इस बिजनेस सेक्टर के अंदर भी। तो ये स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं इंडिया और ताइवान मिलकर, ये बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।